नमस्कार, राम राम। सभी का स्वागत है गुरुकुल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लोक साहित्य की विशेषताएं और इसके महत्व को। इसके पहले मैंने लोक साहित्य क्या है, अन्य आचार्यों के क्या मत हैं इसे लेकर और इसके अर्थ, स्वरूप और इसका वर्गीकरण को लेकर एक व्यापक वीडियो बनाया है। आप उसको जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो के पहले या बाद में आप उसे जाकर अवश्य देखें उस वीडियो को, ताकि आपके लोक साहित्य से लेकर जो भी डाउट्स हों वो क्लियर हो जाए। हम आज पढ़ने वाले हैं विशेषताएं और महत्व को, तो उससे पहले लोक साहित्य का परिचय देखेंगे, लोक साहित्य को समझने का थोड़ा प्रयास करेंगे। तो श्री गणेश करते हैं आज के इस वीडियो का। लोक साहित्य का अभिप्राय ही उस साहित्य से होता है जिसकी रचना लोक करती है। लोक अर्थात आम जनताएं। लोक साहित्य में प्रत्येक जनजीवन की अवस्थाएं, प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समय और प्रकृति सभी कुछ समाहित है। लोक साहित्य लोक जीवन की अभिव्यक्ति है। इसे अंग्रेजी में फोक लिटरेचर भी कहा जाता है। सभ्यता के प्रभाव से दूर रहने वाली, अपनी सहज अवस्था में वर्तमान जो निरक्षर जनता है, उसकी आशा, निराशा, हर्ष, विषाद, जीवन मरण, लाभ हानि, सुख दुख की अभिव्यंजना जिस साहित्य में प्राप्त होती है उसे ही लोक साहित्य कहते हैं। तभी तो डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं, लोक मनुष्य समाज का वह वर्ग है जो अभिजातीय संस्कार, शास्त्रीयता और पांडित्य की चेतना अथवा अहंकार से शून्य है, जो एक परंपरा के प्रवाह में जीवित रहता है। हमने लोक साहित्य के परिचय को देखा, अब विशेषताओं को देखते हैं। विशेषताएं मतलब कि ऐसी गुण जो इसे दूसरे साहित्य से अलग करता है। इसमें सबसे पहले मौखिक परंपरा है। लोक साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं वह अधिकतर मौखिक होते हैं, लिपिबद्ध बहुत कम है। लोक साहित्य को लिपिबद्ध करने का प्रयास तो इधर कुछ वर्षों से ही किया जा रहा है। अमीर खुसरो का देखते हैं कि इन्होंने कुछ अपनी पहेलियों को लिपिबद्ध अवश्य किया है, पर अधिकतर बात करें लोक साहित्य की तो ये अधिकतर मौखिक है, जिसको केवल लोगों के द्वारा ही सुना गया है। आगे बात करें लोक साहित्य में लोक भाषा का प्रयोग, तो लोक साहित्य की भाषा शिष्ट और साहित्यिक भाषा न होकर साधारण जन भाषा है। उसमें ठेठ भाषाएं, बिगड़ी हुई भाषा का प्रयोग देखा जाता है। भाषा में शुद्धता का अभाव होता है, सिद्धांतों का अभाव होता है। लोग अपने सुख दुख, राग विराग, जीवन मरण से संबंधित समस्त भावनाओं को एक दूसरे के साथ जिस रूप में बांटते हैं, जिस रूप में कहते हैं, उसे ही लोक साहित्य का लोक भाषा मान लिया जाता है। संक्षेप में कहें तो लोक भाषा किताबी बोली न होकर लोगों की आम बोलियां ही लोक भाषा होती है। यदि बात करें तीसरी विशेषता की तो वो है अज्ञात रचयिता। अज्ञात रचयिता इसलिए कहा गया है कि इसमें जो भी रचनाकार है उसका नाम पता नहीं होता। नाम इसलिए पता नहीं होता कि इसके किसी एक व्यक्ति ने रचना नहीं की है, इसका पूरा जनमानस ही रचनाकार माना जाएगा। शुरू में भले ही किसी ने इसकी रचना की हो, पर यह फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसी अनुभूति और सत्यता पर आधारित होने का कारण पूरा समाज ही उस वाक्य का, उस कहानी का प्रयोग करता है। तो इस तरह से उस रचना का रचनाकार अज्ञात हो जाता है, पूरा समाज ही उस रचना का रचनाकार कहलाता है। अगली विशेषता है निरंतर परिवर्तनशील। इसमें लोक साहित्य निरंतर परिवर्तित होते रहता है। मौखिक होने की वजह से लोक साहित्य में परिवर्तन की संभावना ज़्यादा रहती है। शिष्ट साहित्य तो लिखी जाती हैं, उसमें जो कुछ भी लिखा जाता है वह वैसा का वैसा ही रहता है बहुत सालों तक। लेकिन जब साहित्य मौखिक हो तब वो उसमें अनेक बदलाव देखे जाते हैं। उसके भाव, विचार, घटना प्रसंग में काट छाँट हमेशा होती रहती है। मात्र कथ्य में नहीं, शिल्प में, भाषा शैली में भी लक्षण दिखाई देते हैं। अलग अलग बोलियों के शब्द, शैलियों की अनेकता, कहने गाने के लहजे में भी बदलाव दिखाई देता है। उदाहरण के तौर पर देखिए राजस्थानी लोक कथा ढोला मारू की कथा। तो राजस्थानी भाषा सभी नहीं जानते, तो जिस भाषा में भी
जानते हैं उस भाषा में अलग शैली, अलग बोली के साथ उस कथा कहानी को कहते और सुनते हैं। बात करें अगली विशेषता की तो वो है साहित्य शास्त्र के अनुशासन से रहित। लोक साहित्य में शिष्ट साहित्य की तरह ही साहित्य शास्त्र के नियमों का बंधन नहीं रहता। यह साहित्य मानव जीवन की वास्तविक अनुभूतियाँ हैं, इसलिए यह उसी रूप में अभिव्यक्त होती है जिस भाषा में इसे अनुभव किया जाता है। इस साहित्य में कला और सौंदर्य से जुड़ी किसी तरह की नियमावली का बंधन नहीं रहता। जिस तरह के नियम सिद्धांत लोक साहित्य में होते हैं, उस तरह के नियम और सिद्धांत लोक साहित्य में नहीं होते। लोक साहित्य उस नियमों से पूरा स्वतंत्र होता है। छठी विशेषता है विषय वैविध्य। लोक साहित्य का विषय क्षेत्र अत्यधिक व्यापक है, अत्यधिक बड़ा है। लोक जीवन का जन्म से लेकर मरण तक जितने भी पहलू होते हैं वह सभी लोक साहित्य में ही समाहित होते हैं। एक छोटे से गांव से लेकर बड़े से अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहुंच होती है। राजनीतिक, सामाजिक, वैचारिक, आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक सभी तरह के क्षेत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो रामायण में श्रीलंका का वर्णन है। राजस्थानी लोक कथा देखें ढोला मारू तो उसमें भी राजस्थान और मध्य प्रदेश को लेकर चर्चा हुई है। अब अगली विशेषता को देखेंगे अकृत्रिम एवं नैसर्गिक साहित्य। लोक साहित्य की अभिव्यक्ति स्वाभाविक जैसा अनुभव है वैसा ही अभिव्यक्त है, वैसे सहज, स्वच्छंद और प्रवाहमयी होती है। बनावटीपन, दिखावा, अलंकार, प्रियता, सजावट का इसमें कोई स्थान नहीं होता। यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक अवस्था में ही बना रहता है, जिसकी सरलता, सहजता ही इसकी प्राण बिंदु है। अकृत्रिम और नैसर्गिक साहित्य मतलब इसमें लोक साहित्य में जो भी भाव होते हैं वह बनावटी नहीं होते, वह पूर्णतः सत्य होते हैं। अगली विशेषता है लोक संस्कृति का अभिन्न अंग। लोक संस्कृति वह जटिल तत्व है जिसमें ज्ञान, रीति रिवाज, नीति, कानून और आदतों का समावेश होता है, और मनुष्य सामाजिक प्राणी होने के नाते उसे संस्कृति प्राप्त होता है। लोक संस्कृति का क्षेत्र बड़ा होता है, वहीं लोक साहित्य में ये सभी रीति रिवाज, नीति, कानून, आदतें सभी कुछ सम्मिलित होती हैं, पर इसका क्षेत्र संस्कृति से थोड़ा सीमित है। लोक साहित्य मौखिक होने के कारण लोक संस्कृति के इन तत्वों का प्रचार प्रसार भी करता है। अतः कहा जा सकता है कि लोक साहित्य लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। जिस तरह कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, उसी तरह लोक साहित्य भी लोक संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। अगली विशेषता है लोक साहित्य शिष्ट साहित्य का जनक है। लोक साहित्य का विषय क्षेत्र ही इतना व्यापक है कि शिष्ट साहित्य का विषय चुनाव इसी के भीतर से होता है। शिष्ट साहित्य की विधाएं जैसे कहानी, उपन्यास, कविता, नाटक, गीत आदि का उद्भव और विकास लोक साहित्य के ही विभिन्न रूपों से होता है। जैसे राम और कृष्ण को लेकर आला उदल, ढोला मारू, नल दमयंती को लेकर तथ्य लोकमानस में रचे गए हैं। ऐसे तथ्य को लेकर लोक कहानियाँ निकली हुई हैं। उन्हीं को आधार बनाकर शिष्ट साहित्य की अनमोल रचनाएं रची गई हैं। यदि लोक साहित्य का सम्यक अनुशीलन एवं संवर्धन किया जाता है तो शिष्ट साहित्य की वृद्धि होगी। अंतिम और 10वां विशेषता इस प्रकार है लोक साहित्य लोक भावना से उत्प्रोत है। लोक साहित्य में कहानी हो या गीत, पहेली हो या मुहावरा, सभी में लोक मंगल का उद्देश्य है। लोक मंगल के अंतर्गत नैतिकता, व्यवहार, आदर्श, आनंद और बुद्धि का वृद्धि करना इन सब के अंतर्गत आता है। अर्थात लोक साहित्य का मूल भावना लोक भावना है, लोक मंगल की भावना है। लोक साहित्य के परिचय और विशेषताओं को देखने के बाद लोक साहित्य के महत्व को देखेंगे। अब लोक साहित्य के महत्व में सबसे पहले लोक साहित्य का ऐतिहासिक महत्व देखा जाना चाहिए। लोक साहित्य किसी देश, समाज, काल के इतिहास को एक प्रतिबिंब की भांति प्रस्तुत करता है, जिसमें ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन इतिहास की भांति नहीं बल्कि सामान्य जनता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर किया जाता है। लोक साहित्य में लोकगीत, नाटक, कथा कहानियों में जो भी दृष्टिकोण हमें प्राप्त होते हैं
उसमें इतिहास का पुट अवश्य मिलता है। उस समय के इतिहास का, उस समय के रहन सहन, उस समय की भौगोलिक दृष्टि, उस समय के शासक, राजनीतिक, आर्थिक, बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं का चरित्र चित्रण हमें देखने को मिलता है। जैसे गोपीचंद भर्तृहरि, तो गोपीचंद भर्तृहरि के शासनकाल का वृतांत उसमें देखने को मिलता है। आगे है लोक साहित्य का सामाजिक महत्व। लोक जीवन से जुड़े समस्त पहलुओं जैसे सामाजिक रीति रिवाज, प्रथाएं, तीज त्यौहार, जन्म से लेकर मृत्यु तक, संस्कार जैसे कान छिदवाने के संस्कार, जनेऊ धारण करने के संस्कार आदि संस्कार की उत्पत्ति समाज से ही होती है। लोक साहित्य से सामाजिक ढांचा, पारिवारिक ढांचे का पता चलता है। जैसे पहले संयुक्त परिवार हुआ करते थे, अब वह संयुक्त परिवार देखने को भी नहीं मिलते। पहले परिवार का आकार बड़ा होता था, अर्थात परिवारों की संख्या सीमित हो गई है, आकार छोटा हो गया है। चौथा महत्व है लोक साहित्य का धार्मिक महत्व। हमारे जीवन में धर्म का विशेष स्थान है। एक ओर पुरोहित मंत्राचार करते हैं तो दूसरी ओर स्त्रियां गीत गाती हैं। विवाह हो, तीज हो, होली हो या कोई भी व्रत हो, उसमें स्त्रियां पूजा करके लोकगीतों का आनंदपूर्वक गाती हैं। जीवन में कुछ बातें ऐसी होती हैं, रहस्यमयी या गूढ़ बातें, जिसको समझने में सदियों लग जाते हैं, परंतु धर्म के नाम पर हम उसे तुरंत सीख जाते हैं और लोक साहित्य हमें इसे पल भर में सिखला भी देती है। लोक साहित्य भी हमें इसी प्रकार की धार्मिक शिक्षाएं देती हैं। जैसे वट सावित्री पूजा में पेड़ों की पूजा होती है, पूर्णिमा में चंद्रमा की, दीपावली में दिए जलाने का कार्य होता। इस तरह की सभी धार्मिक कार्य जो कि पीछे इसके प्राचीन सत्य पर आधारित लोक कथाएँ, विश्वास और साइंस है, ये सभी बातें हमें धर्म सिखाती है। हम सीधे बात से कहते हैं कि पेड़ ना काटो तो कोई नहीं मानता, पर इस तरह से धर्म की बात कर समझाया जाए तो लोग आसानी से समझ जाते हैं। धर्म की बात करें तो धर्म हमेशा ही प्रकृति, मनुष्य, पशु पक्षी सभी का सम्मान करना सिखाता है। अगला महत्व है लोक साहित्य का भाषा वैज्ञानिक महत्व। इस दृष्टिकोण से यह अध्ययन किया जाता है कि ग्रामीण जनपदों में किस तरह की भाषाएं और बोलियां प्रचलित थीं। भाषाओं की विकास परंपरा क्या रही है, क्या आधुनिक भाषा के निर्माण में उसकी क्या भूमिका है। असंख्य मुहावरे, लोकोक्ति, पहेली आदि अनेक भाषाओं और बोलियों में उल्लिखित हैं। भाषा वैज्ञानिक के रूप में देखें तो इसमें भाषा बोलियों का अध्ययन होता है, साथ ही इसके उद्भव और विकास का अध्ययन भी होता है तथा आधुनिक युग में इसके क्या क्षेत्र हैं, इसकी क्या भूमिकाएं हैं, उसका अध्ययन भी भाषा वैज्ञानिक के महत्व को उजागर करता है। लोक साहित्य में हमें बहुत सारी बोलियों, बहुत सारी भाषाओं का वर्णन मिलता है, किस समय किसका उपयोग होता था उसका भी वर्णन मिलता है। अतः इन सभी का अध्ययन लोक भाषा विज्ञान में होता है। पांचवा और अंतिम महत्व है लोक साहित्य का सांस्कृतिक महत्व। इसके अंतर्गत विश्व की संस्कृतियाँ कैसे उद्भूत हुई हैं, कैसे पनपी हैं, उनका विकास कैसे हुआ, इस रहस्य की कहानी अथवा इतिहास हमें लोक साहित्य के अंतर्गत ही मिलती है। झूला झूलते, चक्की पीसते, माताएं यात्रा करते हुए हमारे आदर्श श्री रामचंद्र जी, इन सभी के पुण्य चरित्र लोक साहित्य में मिलते हैं। यही लोक साहित्य का सांस्कृतिक चरित्र है। हम वीडियो के अंत में आ गए हैं। हमने आज पढ़ा, लोक साहित्य का परिचय देखा, साथ ही विशेषताएं देखी, महत्व को देखा। आपको इसको लेकर कोई डाउट हो तो कमेंट में लिखें, कोई सुझाव भी हो तो कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें दोस्तों के साथ ही वीडियो को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना ना भूलना। ओके, मिलेंगे हम नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।